अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद केस में जिलाई अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हिंदू फरीकीन की इस अर्जी को खारिज कर दिया कि मस्जिद के वजू खाने में मिले फव्वारा, जिसे वो शिवलिंग करार दे रहे हैं, इसकी कार्बन डेटिंग की जाए। ये मुतालबा अर्जी गुजार 5 हिंदू ख्वातीन में से 4 ने किया था, जिनके मुताबिक वजू खाने के हौज में मिले शय शिवलिंग हैं और इसे साइंसी जांच या कार्बन डेटिंग से साबित किया जा सकता है। एक खातून अर्जी गुजार ने इसकी मुखालिफत की थी, जबकि मुस्लिम फरीक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने भी इस अपील की मुखालिफत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। जिलाई जज A.K. विश्वेश ने मंगल को फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। उन्होंने फैसला आज सुनाया तो इसे अदम इत्तेफाक का इजहार करते हुए चारों अर्जी गुजार ख्वातीन ने इसे चैलेंज करने का ऐलान किया। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक का कहना है कि अगर फैसले को चैलेंज किया जाता है तो वो भी अपना मौक़िफ़ मुतालिका कोर्ट में पेश करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के हौज के फव्वारे की साइंसी तहकीक की पिटीशन खारिज होने के फैसले का जमीयतुल उलमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से मुसलमानों में पाई जा रही बेचैनी में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। नेज़ इस फैसले से अदालत पर इनका एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि इस तरह के मुकदमात कायम करके मजहबी मुकामात की मजहबी हैसियत को चैलेंज किया जाए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी से अपने इत्तेहाद को अपनी गलती तस्लीम करते हुए ऐलान किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी अब ज़ाफ़रानी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग जिस तरह सबसे बर्ताव कर रहे हैं, इसको देखते हुए मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मेरे लफ्ज़ों को लिख लीजिए, मैं कभी ज़िंदगी में अब इनके साथ नहीं जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 68 रुकनी हिमाचल असेंबली के लिए पोलिंग 12 नवंबर को होगी, जबकि नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। एक तरफ जहां पोलिंग और नताइज के दरमियान इतने बड़े फर्क पर हैरत का इजहार किया जा रहा है, वहीं हिमाचल के साथ गुजरात असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान ना करने पर इंतखाबी कमीशन तनकीदों की जद पर भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन की आम रिवायत यह रही है कि जब 2 रियासतों की असेंबलियों की मुद्दत 6 माह में मुकम्मिल हो रही है तो इनके लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान एक ही वक्त में कर दिया जाता है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक ही मरहले में पोलिंग के बाद नताइज के ऐलान के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय करने पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कमीशन इसी बीच में गुजरात में भी इलेक्शन करवाएगा और 8 दिसंबर को दोनों असेंबली इंतखाबात के नताइज एक साथ जाहिर किए जाएंगे। बहरहाल अब तक ये महज क़यास आ रही है। अलबत्ता गुजरात के असेंबली इंतखाबात का ऐलान ना करने पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर बंद लफ्ज़ों में जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए तंज़िया अंदाज में तनकीद की है। पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया ने हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद ट्वीट किया है कि गुजरात असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान दिवाली के बाद किया जाएगा। तब तक सरकारी खर्च पर वज़ीर आज़म खूब जी भरकर तशहीर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ फिल्मसाज एकता कपूर की सख्त सरजनिश की और कहा कि वो मुल्क की नौजवान नस्ल के जहनों को आलूदा कर रही है। अदालत ने इनकी ये सरजनिश इनकी ताज़ा वेब सीरीज XXX पर की है। एकता कपूर पर यह वेब सीरीज में फौजी जवानों को बदनाम और इनके अहले खाना के जज्बात को मजरू करने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में जब इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उसे चैलेंज करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वेब सीरीज पर सरजनिश की है। मणिपुर में 4 से ज़ायद बच्चों वाले खानदानों को सरकारी फ़वायद हासिल नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह की ज़ेर क़यादत रियासती काबीना ने आज एक ऑर्डिनेंस के जरिए मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन कायम करने को मंजूरी दे दी और फैसला किया कि 4 से ज़ायद बच्चे रखने वाले खानदानों को सरकारी फ़वायद फराहम नहीं किए जाएंगे। मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन के तहत अगर एक मरतबा यह फैसला नाफिज हो जाता है तो ऐसे किसी भी जोड़े को जिसके 4 से ज़्यादा बच्चे हों, इसे या किसी भी रुकून ख़ानदान को कोई सरकारी फ़वायद हासिल नहीं होंगे। रियासती असेंबली ने क़ब्ल-अज़-इन रियासत में पॉपुलेशन कमीशन कायम करने खानगी रुकून की करारदाद मंजूर की थी। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का क़तई फैसला आने तक तालीमी इदारों में हिजाब पर इम्तना जारी रखने के अहद के दरमियान उडुपी के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब के लिए लड़ाई शुरू की एक तालिबा आलिया असदी का कहना है कि इस मसले पर अदलिया से मुनसिफाना फैसले की हुनूज़ उम्मीद है। असदी ने हिजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के मुनक़सिम फैसले पर ट्विटर पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले ने मुतासरा तालिबात के हुकूक़ को बरकरार रखा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोहतरम जस्टिस धोलिया के बयान ने मुनसिफाना फैसले और दस्तूरी इक़दार की कम अज़ कम बरकरारी में हमारी उम्मीद को मज़ीद मुस्तहकम किया है।
हजारों बाहिजाब तालिबात अपनी तालीम दोबारा शुरू करने की मुंतजिर हैं। असदी उन कई दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं जो तालीमी इदारों में हिजाब पहनने के मुस्लिम तालिबात के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। एक और तालिबा हब्बा शेख ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारी दरख्वास्त रास्त गो और सादा थी, हमने बस अपनी शख्सी पसंदी और वक़ार मांगा। इत्मीनान है कि हमारी दरख्वास्त को जस्टिस धोलिया ने बजा तौर पर कबूल किया है। कर्नाटक पुलिस ने तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून के तहत पहला मामला दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विनायक पाटिल ने मीडिया को बताया कि यह मामला शादी के बहाने तब्दीली मजहब का था और नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। विनायक पाटिल ने बताया कि पुलिस ने रियासत के मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की दफ़ा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। इस कानून को रियासत में 30 सितंबर को नाफिज किया गया था। इस कानून के तहत जबरी तब्दीली मजहब पर 3 साल से 5 साल तक कैद और 25,000 रुपये जुर्माने का लुज़ुम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली ज्ञानवती देवी ने 5 अक्टूबर को अपनी बेटी खुशबू के लापता होने के बाद इस सिलसिले में पुलिस में मामला दर्ज कराया था। जब ज्ञानवती की बेटी 8 अक्टूबर को घर वापस आई तो इसने 13 अक्टूबर को मोइन के खिलाफ मुबैना तौर पर खुशबू को मजहब तब्दील करने पर मजबूर करने का मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने अगवा के साथ नए कानून की दफ़ा 5 को जोड़ा है। ख्याल रहे कि कर्नाटक के नए इंसदादी तब्दीली मजहब में कहा गया है कि मजहब तब्दील करने के ख्वाहिशमंद मर्द या खातून को मजहब तब्दील करने से कम 30 दिन पहले फॉर्म 1 भरना होगा और इसे जिला मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमा कराना होगा। इसके साथ ही तब्दीली की तकरीब मुनक़िद करने वाले शख्स को कम 30 दिन पहले फॉर्म 2 को भरना और जमा कराना होगा। रियासत कर्नाटक में भी मवेशियों में लंपी स्किन डिसीज बढ़ती जा रही है, जिससे 2070 मवेशी एक दिन में मर चुके हैं, जबकि तकरीबन 19,000 मुतासिर हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस वायरल बीमारी से मुतासरा मवेशियों के इलाज और वैक्सीनेशन के लिए 13 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म जारी किया और इन लोगों को भी राहत फराहम करने का हुक्म दिया जो इसकी वजह से अपनी मवेशी खो चुके हैं। ये बीमारी 28 अजला के 160 तालुकों के 4,380 गाँव में देखी गई है। इस बीमारी से मुतासरा कुल 45,645 मवेशियों में से 26,135 सेहतियाब हो चुके हैं और 2,070 मर चुके हैं। कोलून में जर्मनी की एक सबसे बड़ी मस्जिद से पहली मर्तबा लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज़ बुलंद हुई, ताहम इसकी हद को महदूद रखा गया था। मुल्क में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले शहर में इस मामले पर हुक्काम और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था। जर्मनी के चौथे बड़े शहर में गुज़िश्ता साल हुक्काम ने मसाजिद को अजान की इजाज़त के लिए दरख्वास्त देने का मिजाज बनाया था। इन्हें जुमे के दिन दोपहर से लेकर 3 बजे दिन तक सिर्फ 5 मिनट के लिए अजान देने की इजाज़त दी गई थी और हर मस्जिद के मुकाम के लिहाज से आवाज़ की हद तय की गई थी। कोलून में वाक़ मरकज़ी मस्जिद शहर के वसत में एक मसरूफ़ तरीन इलाके में वाक़ है। इसके 2 बुलंद मीनार हैं और कांच व कंक्रीट से बनी हुई इस इमारत में 1200 मुसल्लियों की गुंजाइश है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2018 में इसका इफ्तिताह किया था। ये मस्जिद तुर्क इस्लामी यूनियन बराए मजहबी उमूर के ज़ेर इंतज़ाम है। अब तक सिर्फ मस्जिद के अंदर ही अजान दी जाती थी। DITIB ने बताया कि 2 साल तक लाउड स्पीकर पर आजमाइशी तौर पर अजान देने का मुआहदा किया गया है। यह मस्जिद के बाहर सुनाई देगी, लेकिन आवाज़ की हद सिर्फ 60 डेसिबल रखी गई है ताकि करीब में मुकीम मुसलमानों तक ही इसकी आवाज़ पहुंचे। DITIB के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान अत्तासोई ने बताया कि हम बेहद खुश हैं। लाउड स्पीकर पर अजान इस बात की अलामत है कि यहाँ मुसलमान भी बसते हैं। तेलंगाना में मंगूर ज़मनी इंतखाबात से कबल TRS को एक सियासी झटके का अंदेशा है। पार्टी के साबिक MP B नरसैया गौड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। तेलंगाना BJP इंचार्ज तरुण चौग और तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय के अलावा दीगर कायदीन से मुलाकात की। मंगूर ज़मनी इंतखाबात के लिए नरसैया गौड़ टिकट के दावेदार थे। उन्होंने इन्हें टिकट ना देने पर किसी BC कायद को उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया और कहा था कि BC वोटर्स की अक्सरियत है। ताहम चीफ मिनिस्टर ने साबिक रुकन असेंबली प्रभाकर रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। तब से नरसैया गौड़ नाराज़ है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम और पार्टी सरगर्मियों से खुद को दूर रखा है। पार्टी की इंतखाबी मुहिम से दूर रखने इन्हें कोई इत्तला ना देने का वजीर बरकी जगदीश रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया गया। इस दौरान हाईकमान की तलबी पर अचानक 2 दिन कबल बंडी संजय दिल्ली पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर KCR और कविता की मौजूदगी में बंडी संजय को दिल्ली तलब करने की अफवाहें थी, लेकिन पता चला कि साबिक नरसैया गौड़ को BJP में शामिल करने दिल्ली तलब किया गया है। पता चला कि नरसैया गौड़ अमित शाह और BJP सदर JP नड्डा और दीगर से मुलाकात के बाद BJP में शामिल हो जाएंगे।
तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ओजल भयान ने आज हल्के चन्नानगुट्टे के मजलिसी रुकन असेंबली को इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बारात की अपील के सिलसिले में शख्सी नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट करुणा सागर ने रुकन असेंबली की नामपल्ली कोर्ट में बारात के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जिसे समाअत के लिए कबूल कर लिया गया। साल 2013 में अकबरुद्दीन अवैसी ने निजामाबाद में एक तकरीर की थी, जिसे इश्तियाल अंगेज करार देते हुए करुणा सागर ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। नामपल्ली के एक सेशन जज ने जारिया साल अप्रैल में अकबरुद्दीन अवैसी को इस केस में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ एडवोकेट करुणा सागर एक अपील दाखिल की थी और नामपल्ली अदालत के फैसले को कालादम करने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ने अकबरुद्दीन अवैसी को शख्सी नोटिस जारी किया और इस दरख्वास्त की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भारतीय राष्ट्र समिति के सदर के तौर पर इम्कान है कि पहली मरतबा अनंतपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। जराये ने कहा कि अगरचे के इस दौरे के सिलसिले में कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, ताहम इस बात का इम्कान है कि पीर को चंद्रशेखर राव सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वो फिलहाल दिल्ली में हैं। पार्टी कायदीन ने कहा कि इस दौरे के जरिए कौमी कायद के तौर पर अवाम तक रसाई की कोशिश की जाएगी। एक सीनियर लीडर ने कहा कि ज़रूरत के वक्त चीफ मिनिस्टर इस इलाके के अवाम तक रसाई हासिल करेंगे। शहर हैदराबाद का शुमार दुनिया भर में उन चुनिंदा शहरों में होता है जहां तरक्की की शरह बहुत ज़्यादा है। अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की बुनियादी सहूलतें मैसर हैं, मगर ये बातें शहर के सिर्फ चंद इलाकों के लिए महदूद हैं। आज भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां बुनियादी सहूलतें ना के बराबर हैं। खासकर पुराने शहर के कई मोहल्लेजात अपनी ज़बों हाली पर आंसू बहा रहे हैं। जहां नए शहर में साफ़ व शफ़ाफ वसी व अरीज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पुराने शहर की तकरीबन सड़कों की हालत खस्ता है। जा बजा कचरे के अंबार नजर आना, गंदी बदबू, हवा में ताफुन का पाया जाना आम बात है। हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की नज़र में पुराने शहर के अवाम इंसान नहीं हैं। अगर होते तो शहर के असल हिस्से को पसमानदगी और गंदगी की नज़र नहीं छोड़ा जाता था। नए शहर में जो भी नया प्रोजेक्ट या तरक्याती काम शुरू किया जाता है, वो महज चंद महीनों में जंगी खुतूत पर काम करते हुए मुकम्मल कर लिए जाते हैं, मगर पुराने शहर की किस्मत में ऐसा कहाँ है। यहाँ जो तरक्याती काम शुरू किए जाते हैं, पहले तो संगे बुनियाद की रस्म से आगे नहीं बढ़ता, और अगर बढ़ भी जाता है तो कछुए की रफ्तार को भी शिकस्त दे देता है। शायद हुक्मरानों के जहन में आज भी कछुए और खरगोश की कहानी गश्त कर रही होगी। ऐसा ही हाल चंचलगुड़ा जेल चौराहे ता चंपापेट चौराहे का है। तकरीबन 1.5 साल कबल बड़े जोश व खरोश से स्टील फ्लाईओवर के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। पहले 6 माह गड्ढे खोदने में गुजर गए, फिर बेसमेंट डाला गया। चंपापेट चौराहे के करीब अवाम को दिखाने के लिए स्टील ब्रिज के पिलर्स खड़े कर दिए गए। 4-6 पिलर्स मुकम्मल किए गए और फिर इस प्रोजेक्ट को हुर्फ गलत की तरह भुला दिया गया। आज ये सड़क इंतहाई खस्ता हालत में है। जा बजा गड्ढे होने की बात नाकामी है, पूरी सड़क तबाही का मंजर पेश कर रही है। बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भरा रहता है और अवाम को पता ही नहीं चलता कि यहाँ गड्ढे की गहराई कितनी है, और रोज़ाना हादसात का होना मामूल बन चुका है। जनूबी कोरिया के शहर जेजू में जुमे के रोज़ मुनक़िदा एक तकरीब में हैदराबाद ने मजमूई तौर पर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को अपने नाम कर लिया है। इस तारीखी शहर हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक्स रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के ज़ुमरे में भी एक और अवार्ड दिया गया। इसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 तकरीब का एहतमाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर ने किया था। AIPH ने वर्ल्ड ग्रीन सिटीज़ अवार्ड्स के 6 ज़ुमरों के लिए दुनिया भर से दरख्वास्तें तलब की थी। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दिल्ली में क़याम का मकसद दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम में मुलविस अपनी दुख्तर कविता को गिरफ्तार होने से बचाना है। आज जकल में रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KCR अपनी सियासी जमात TRS को BRS में तब्दील करने के बाद गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आए हैं। मंगुर में अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए शराब और मुल्क तकसीम करवा रहे हैं। एक तरफ वो मंगुर में खौफजदा हैं और दूसरी तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तेलंगाना को लूटने के बाद KCR अब मुल्क को लूटने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि KCR से जानना चाहूँगी कि कौमी जमात बनाने के बाद हवाई जहाज़ खरीदने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए। बीजेपी ने कमिश्नर पुलिस रच्चा कुंडे के तबादले का मुतालबा किया है। इस ज़िमन में पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब तहरीर किया गया कि कमिश्नर पुलिस रच्चा कुंडा महेश एम भगवत 2016 से इस ओहदे पर इसी मुकाम पर फायज हैं। इनका इसी मुकाम पर बरकरार रहना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी है।